महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। राहुल गांधी ने महाकुंभ में स्नान नहीं किया है, बस इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी जरूरी खबरें दिखाता हूं जो आपके लिए देखना और जानना जरूरी हो। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो आज आप देखने वाले हैं। आज सबसे पहले आपको महाकुंभ की आखिरी तस्वीर दिखाएंगे। 1.5 महीने बाद महाकुंभ का समापन हो गया है। महाकुंभ के समापन के बाद तीर्थराज प्रयाग से आई आखिरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचकर महाकुंभ के सफाई वीरों का सम्मान किया है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है। राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। अब रास्ता साफ हो गया है, सुप्रीम आदेश आ गया है। पूरी खबर विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे खंडवा की बेटी की। पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व करने वाली खबर है। गरीब मछुआरे पिता के साथ पुनासा की एक बेटी ने गांव में ही नाव चलाना सीखा, लेकिन अब यही बेटी देश की सेना में जहाज चलाने जा रही है। नेवी में बेटी का सिलेक्शन हुआ है। पूरे गांव में खुशी की लहर है। विस्तार से खबर बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। स्वच्छता पर रील बनाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया गया है। रील जो आप मोबाइल में बनाते हैं, गानों पे बनाते हैं, आप स्वच्छता पर बनाइए, पैसा कमाइए। और इनाम की राशि छोटी मोटी नहीं है, 2 लाख रुपए रखी गई है। कैसा रील बनाना है, कब बनाना है, जानना चाहते हैं, जुड़े रहिएगा, बताएंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में अजय चंद्राकर और राजेश मूणत खूब फायर हैं। आज बजट सत्र में क्या क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा। छठी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में भी फिल्म छावा टैक्स फ्री हो गई है। जाइए और फिल्म दिखाइए, पैसा थोड़ा कम लगेगा। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में खेल में भाग लेने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। खेल में भाग लेने वाले बच्चों को छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बोनस अंक मिलेंगे। पूरी खबर क्या है, जुड़े रहिएगा, बताएंगे। और आखिर में आपके लिए एक रोचक रिसर्च भी लेकर आया हूं। और हाँ, ज्ञान की बात भी जरूर सुनिएगा। ज्ञान की बात भी आखिर में आपको बताऊंगा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और पहली खबर, महाकुंभ का समापन। आखिरी तस्वीर देख लीजिए। महाकुंभ का एक कवरेज हमने विस्तार से दिखाया है, इसलिए आपको आज आखिरी तस्वीर भी दिखाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का समापन हो गया है। अब फाइनल आंकड़ा आपको बता देता हूं कि महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। एक तरफ सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में लगे लोगों का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में राहुल गांधी ने स्नान नहीं किया, इसलिए राजनीति भी शुरू हो गई। कल विस्तार न्यूज ने महाकुंभ में सफाई में लगे सभी सफाई वीरों को सलाम किया था। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में लगे सफाई कर्मियों का सम्मान किया है। महाकुंभ के समापन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मतलब 45 दिन चलने वाला महाकुंभ महाशिवरात्रि के बाद अब खत्म हो गया है। महाकुंभ के समापन पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। इस मौके पर सबसे पहले सीएम योगी ने अरेल घाट पर झाड़ू लगाकर सफाई की। इसके बाद सीएम योगी ने गंगा पूजन किया। गंगा पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस मौके पर सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया और सफाई कर्मियों के लिए 10,000 रुपए बोनस का भी ऐलान किया। महाकुंभ के समापन पर दिन भर आई तस्वीरों को समेटती ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए। सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था। उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते तो जैसे 360 डिग्री का घूम सकते।
विष्णुर्मयं जगत् हरि ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। किसी भी बड़े आयोजन पर सवाल उठा देना बहुत आसान होता है, लेकिन 45 दिन तक सफाई में लगे रहे सफाई कर्मियों के लिए कई ऐलान भी किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या किया है देखिए जरा, आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में 45 दिन तक सफाई में लगे रहे सफाई कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए। सीएम ने सफाई कर्मियों को 10,000 अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों की सैलरी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा है कि स्वच्छता कर्मियों को जो 8 से 11,000 रुपए महीने के मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 करेंगे। ये बड़ी खुशखबरी है। महाकुंभ में काम करने वाले पुलिस कर्मियों, परिवहन विभाग के लोगों को भी 10,000 बोनस का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री ने भी महाकुंभ को लेकर भावुक पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट शीर्षक से ब्लॉग लिखा। दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल कर्मियों से मिले। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। एक एक करके दोनों खबरों की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के समापन पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में भी कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। इतने बड़े आयोजन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद महाकुंभ पहुंचकर समापन की आधिकारिक घोषणा की और देश के प्रधानमंत्री कोई कमी रह गई हो तो माफी मांग रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर महाकुंभ के दौरान जो राजनीति चल रही थी, महाकुंभ तो खत्म हो गया लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। क्या राजनीति चल रही है बता देता हूं। पहले खबर आई कि राहुल गांधी महाकुंभ में स्नान करने जा सकते हैं, लेकिन महाकुंभ का स्नान हो गया लेकिन राहुल गांधी ने संगम में आस्था की डुबकी नहीं लगाई। अब इसी मुद्दे को लेकर एनडीए के नेता राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे से लेकर रामदास आठवले तक, प्रवेश वर्मा से लेकर दुष्यंत गौतम तक कई नेताओं ने राहुल गांधी के कुंभ न जाने पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी पर सिर्फ एनडीए ही नहीं, इंडिया गठबंधन के दल भी निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने पर सवाल उठा रही है। कोई राहुल गांधी को सनातन विरोधी बता रहा है तो कोई राहुल गांधी को चुनावी हिंदू करार दे रहा है। राहुल गांधी के महाकुंभ स्नान को लेकर कैसी राजनीति हो रही है, सुनना चाहते हैं? रिपोर्ट देख लीजिए, सब समझ जाएंगे। देखिए। सनातन का दौर है, सनातन का स्वर्णिम काल है। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा वो मिट जाएगा। उनके दिमाग में ये था कि भाई कुंभ जो है ये हिंदुओं का नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का है। कहने कुछ और कथनी कुछ, ये ऐसे लोग हैं। अब हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया इनका हिंदुत्व आप पूछो। ये सारे लोग जो हैं चुनावी हिंदू हैं, हम सभी जानते हैं। चुनाव में जब चुनाव खत्म होता है तो टोपी पहन लेते हैं। यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी जाएंगे। ये तो सीजनल लोग हैं,
जब चुनाव नज़दीक आता है तो कभी जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, और अभी चुनाव नहीं है तो ऐसा इनका स्वभाव है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है और जारी ही रहेगी। सब कुछ आपको दिखा दिया, बता दिया, पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको सब कुछ बता दिया। अब अगली खबर क्या है पता है? अगली खबर कचरा है। खबर कचरा नहीं है, पीथमपुर में ही कचरा जलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला क्यों पहुंचा था, कौन सा कचरा है, और सब कुछ साफ हो गया है, इसलिए ये खबर आपको दिखाना जरूरी है। अब जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर जहरीले कचरे को लेकर है। ये खबर भले ही कचरे की है, लेकिन आपको इसलिए भी देखनी चाहिए कि भोपाल गैस कांड के बाद सालों से इकट्ठा कचरे को भी अपने हिस्से का न्याय पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। ये जानने के लिए आपको ये खबर देखनी होगी। कैसे गैस कांड के कचरे के खात्मे की लड़ाई 51 साल से चली आ रही है और अब देश की सुप्रीम कोर्ट को उस कचरे को जलाने का आदेश देना पड़ा है। तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको समझा देता हूं। राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। इसके लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अब कोई अड़चन नहीं, कचरा जलेगा और हर हाल में जलेगा, क्योंकि अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी मान लिया है कि कचरा जलाने को लेकर सरकार की प्लानिंग और तैयारी में कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा जलाने के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है और आज कचरा जलाने के पहले ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो क्या क्या हुआ दिन भर, पूरी खबर विस्तार से आपको बता देता हूं। और अगर आपका घर पीथमपुर के आसपास है तो आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है, ये जानने के लिए भी इस खबर को विस्तार से देख लीजिए। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है। देखिए, भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा पीथमपुर में जलाने की तैयारी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कर रखी है। इसके लिए हाई कोर्ट से हरी झंडी भी मिल चुकी है और इसी को चुनौती देने के लिए, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मांग की गई थी कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा पीथमपुर में ना जलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब इस याचिका पर सुनवाई की तो कचरा जलाने पर रोक से इनकार कर दिया। कहा कि हाई कोर्ट इस मामले को बहुत अच्छे ढंग से निपटा रहा है, हमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं लगती। अगर याचिकाकर्ता के पास कोई तथ्य या आपत्तियां हों तो वो हाई कोर्ट के सामने रखने के लिए स्वतंत्र है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि कचरा पीथमपुर में ही जलेगा और नियम के हिसाब से जलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट इसके लिए पहले ही आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद पीथमपुर की राम की कंपनी और प्रशासन ने कचरा जलाने के ट्रायल का प्रोसेस शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कचरा जलाने का ट्रायल 3 चरण में होना है, जिसमें पहला ट्रायल 27 फरवरी, दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा ट्रायल 12 मार्च को होगा। 27 फरवरी का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद शुरू हो गया है। इसके लिए कचरे की मिक्सिंग और प्रोसेसिंग का काम जारी है, लेकिन 3 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आज पूरी तैयारी कर रखी थी। राम की फैक्ट्री के बाहर सुबह से ही 24 थानों का पुलिस फोर्स तैनात था। आसपास के थानों के 500 पुलिस जवान सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए थे। एहतियात के लिए पुलिस ने वज्र वाहन भी खड़े कर रखे थे। कलेक्टर, एसपी से लेकर पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे। ये सब तैयारी इसलिए की गई थी क्योंकि जब इससे पहले 3 जनवरी को ट्रायल करने की तैयारी की गई थी तो 3 दिन तक हिंसक प्रदर्शन चला था। पीथमपुर की राम की फैक्ट्री के बाहर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करें। देखिए, भोपाल की यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर की राम के एनवायरो इंडस्ट्री में निष्पादन होना है। इस वक्त हम मौजूद है यहीं राम की एनवायरो के बाहर, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस कचरे का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए जो इंसिनेटर है वो भी पूरी तरह से तैयार है। और यदि किसी भी तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है क्रिटिकल, तो उस दौरान जो निष्पादन प्रक्रिया है वो ऑटो शट भी हो जाएगी। इस तरह की भी व्यवस्था रखी गई है। तो ऐसा कोई
बात देखने में आया नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। फिर भी वहाँ पर पुलिस मजिस्ट्रेट सबकी तैनाती की गई है और सभी लोगों से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। उनको सबको बता दिया गया है पूरी प्रोसेस के बारे में और पूरी प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको जानकारी मिला दी। सोचिए, कचरे का मसला कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। ये कितना जहरीला कचरा है जिसके लिए इतनी तैयारी करनी पड़ रही है। आपको कुछ जानकारी बता देता हूं, देख लीजिए। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भले ही हादसा 1984 में हुआ था, लेकिन इसके बाद से कचरा करीब 20 सालों तक वैसे ही पड़ा रहा और साल 2004 में भोपाल के आलोक प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में कचरा हटाने के लिए याचिका लगाई थी। इसके बाद मार्च 2005 में हाई कोर्ट ने कचरे के निष्पादन को लेकर एक टास्क फोर्स समिति बनाई। इस समिति को सुझाव देने थे कि कचरे का निष्पादन कैसे होगा। अप्रैल 2005 में केंद्रीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय हाई कोर्ट पहुंचा और कचरे के निष्पादन में आने वाले खर्च को जिम्मेदार कंपनी से ही वसूलने को कहा। जून 2005 में हाई कोर्ट के आदेश पर कचरे को पैक करने और भंडारण करने के लिए रामकी कंपनी को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2006 में हाई कोर्ट ने 346 मीट्रिक टन कचरे को गुजरात भेजने का आदेश दिया। अक्टूबर 2007 में गुजरात सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर कचरा गुजरात में जलाने में असमर्थता जता दी। अक्टूबर 2009 में टास्क फोर्स की बैठक में फैसला लिया गया कि कचरे को पीथमपुर भेजा जाएगा और यह काम तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। अक्टूबर 2012 में मंत्रियों के एक समूह ने फैसला लिया कि कचरा पीथमपुर में ही जलाया जाएगा। इसके बाद दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए टेंडर निकाले। अप्रैल 2021 में कचरा निपटाने के लिए टेंडर बुलाए गए, लेकिन काम में देरी होने की वजह से दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर यूका से कचरा हटाया जाए और इसके बाद इस काम में तेजी आई। कचरे की पूरी कहानी आपको बता दी, लेकिन शाम होते होते इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। ये कांग्रेस के पाप थे। कांग्रेस के शासनकाल में ही वो कारखाने से 10 लाख लोग मरे थे और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के घटनाक्रम को ऐसे ही छोड़ दिया। लंबे समय तो उनकी सरकार थी और जब सुप्रीम कोर्ट का उनके खुद के भी कैबिनेट के निर्णय के आधार पर पीथमपुर का चयन हुआ, उस समय भी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही लाइसेंस दिया। भारत सरकार से लाइसेंस मिलता है, मनमोहन सिंह सरकार ने लाइसेंस दिया। ये तथ्य जब हमने कोर्ट के सामने रखे तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब कांग्रेस जवाब दे। कांग्रेस दो मुही नीति चलती है हमेशा से, पाप करती खुद और दूसरे के गले में डालने का प्रयास करती। अपने लिए न्याय पाने में एक कचरे को कितने साल लग सकते हैं, ये देख लीजिए। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है, लेकिन अब रास्ता पूरी तरह से साफ है और जल्द ही मध्य प्रदेश वालों को इस कचरे से राहत मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है। खबर क्या है, देख लीजिए। खबर है, पहले नाव चलाती थी, अब सेना का जहाज चलाएंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। एक शेर है कि कुछ ऐसे फूल भी हैं जिन्हें मिला नहीं माहौल, महक रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। आज ऐसी ही एक फूल सी बच्ची की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बच्ची जो गरीबी से संघर्ष करते पिता के साथ नाव चलाती थी, क्योंकि पिता का घर मछलियाँ पकड़ कर ही चलता था। नाव चलाते चलाते वो बच्ची अब नेवी की अफसर बन गई है और अब समुंदर में जहाज चलाएगी। कैसे नाव की पतवार थामने वाली ये गरीब बेटी ने सफलता का दामन थाम लिया है, आइए आपको विस्तार से बता देता हूँ। खबर खंडवा के पुनासा से है। पुनासा की रहने वाली कावेरी ने बचपन से ही अपने घर में मछली पालन का काम होते देखा। पिता गरीब थे, इसलिए मछली पकड़कर घर का खर्च चलाते थे। पिता का साथ देने के लिए कावेरी ने बचपन में ही नाव चलाना सीख लिया। नाव चलाते चलाते कावेरी इतनी एक्सपर्ट हो गई कि उसने विदेशी खेल कैनोइंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। भोपाल की एकेडमी में ट्रायल दिया। ट्रायल में सबसे बेहतर प्रदर्शन होने पर साल 2016 में कावेरी को मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिला मिल गया और इसके बाद कावेरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीत का यह सिलसिला हमेशा आगे बढ़ता गया।
कावेरी ने थाईलैंड में हुई कैनोइंग खेल की एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा एशियन गेम चाइना, वर्ल्ड चैंपियनशिप जर्मनी, एशियन चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान जैसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी है कावेरी अब तक नेशनल चैंपियनशिप में 45 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। अब कावेरी की इतनी सफलताओं के बाद इंडियन नेवी में खेल कोटे से उसका सिलेक्शन हो गया है। नेवी में सिलेक्शन होने के बाद अब कावेरी अपने गांव पहुंची तो घर वालों और गांव वालों ने बहुत जोर शोर से उसका स्वागत किया। पहले कावेरी के घर से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। नाव में मछलियां पकड़ती थी। 40,000 का कर्ज था पिता पे और मछली मारने के लिए वो नाव में जाती थी। लेकिन कावेरी जब नाव चला रही थी, जब कुछ लोग वहां पर उस कावेरी का वीडियो बना रहे थे, तो उसी टाइम कुछ सोशल मीडिया के जरिए हमारी वीडियो वायरल हुई है, जिसके जरिए खेल अधिकारियों ने हमें आगे पहुंचाने में बहुत हेल्प की है और आज उन्हीं के कारण मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। इंडियन नेवी पेटी ऑफिसर हूँ, एजी पेटी ऑफिसर। कावेरी की ये कहानी सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं है। कावेरी उन हजारों युवाओं के लिए मिसाल है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं, थोड़ी सी परेशानियों से डरकर अपने सपनों का गला घोट देते हैं। गरीब पिता के आंगन से निकलकर उसने समंदर की अथाह गहराई को चुनौती दी और कामयाबी का परचम लहराया है और साबित किया है कि सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। इसके लिए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और सपनों को पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। शाबाश कावेरी। यह कहानी आपको प्रेरित कर सकती है, आपको प्रेरणा दे सकती है, इसलिए इस कहानी को इतने विस्तार से दिखाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको रील बनाने का सुझाव देते हैं। क्यों? क्योंकि रील कमाओ, मतलब रील बनाओ, इनाम पाओ। इनाम पाने के लिए रील बनाना पड़ेगा। और कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश सरकार। आजकल शायद ही ऐसा कोई घर होगा, ऐसा कोई मोहल्ला होगा जहां लोग रील ना बना रहे हो। रील बनाने से ज्यादा रील देखने वाले हैं। जिसे देखो वही रील बना रहा है और हर कोई रील देख रहा है। जब भी आप बिस्तर पर जाते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जब आप बिस्तर पर जाते हैं सबसे पहला काम आपका क्या होता है? अगर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पकड़ा, इंस्टाग्राम खोला, ऊपर सरकाने लगे। अगर वो नहीं हुआ तो फेसबुक खोला, ऊपर सरकाने लगे। शॉर्ट्स खोला यूट्यूब में, ऊपर सरकाने लगे। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। जब भी आप खाली समय में हैं, अकेले ही मुस्कुरा रहे होते हैं, मौज में होते हैं, अकेले ही रील देख रहे हैं, मगन है, कोई सामने वाला आया कहे इसको क्या हो गया, क्या हो गया भाई? बड़ा बढ़िया वीडियो। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये करते हैं कि नहीं करते हैं? और हाँ, रील के चक्कर में कई बार अपनी रियल लाइफ में झगड़ा करवा लेते हैं। आपकी पत्नी आपको व्हाट्सएप में रील भेज के मैसेज करती है कि नहीं कि देखो ये कितना बड़ा संदेश दिया है एक संत ने। सुनो, पति पत्नी वाला रील पति पत्नी एक दूसरे को भेजने लगे हैं आजकल। अपने मुंह से बात नहीं करते हैं कि तुम मेरी बात सुन लो। फलाने किसी बढ़िया व्यक्ति ने कहा है कि यार देखो संदेश दिया है किसी संत ने, तो पति पत्नी को भेज देगी, पत्नी पति को। इसी तरह से रील आदान प्रदान से जीवन चल रहा है। लेकिन रील बनाने वालों को मध्य प्रदेश सरकार बड़ी खुशखबरी लाई है। अब रील बनाओ और इनाम पाओ। क्या है पूरा मामला और कैसे आप सिर्फ रील बनाकर लाखों रुपए जीत सकते हैं, कमा सकते हैं, सब विस्तार से समझ लीजिए। और हाँ, रील बनाने पर पैसा मिलेगा। अगर आपको रील बनाने का शौक है और आप रील बनाते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि साफ सफाई को बढ़ावा देने वाली रील बनानी। कैसे कचरा फैलने से रोका जाए, कैसे कचरे का प्रबंधन किया जाए, इसी सब को बढ़ावा देने के लिए एक रील बनाइए और मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। बस ये काम आपको 15 अप्रैल के पहले करना होगा और सरकार उनमें से टॉप 3 रील्स को इनाम देगी। इस प्रतियोगिता का नाम भी स्वच्छ एमपी रील, हाँ,
इसीलिए बार बार बता रहा हूं, स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता रखा गया है। अगर आपकी रील टॉप 3 में आती है तो आपको कितना इनाम मिलेगा वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी रील सबसे बेस्ट होगी तो आपको सरकार 2 लाख रुपए का इनाम देगी। सेकंड पोजीशन पर आने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम और तीसरी पोजीशन में आने वाले को 50,000 रुपए का इनाम। और इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार के तौर पर 2 लोगों को 25-25 हजार का इनाम भी दिया जाएगा। तो बस फिर क्या है, रील बनाइए और इनाम पाइए। इस प्रतियोगिता को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल क्या कह रहे हैं, सुनिए फिर आगे बात करते हैं। स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। मैं नौजवान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, गीला सूखा कचरा अलग अलग करना, इस पर कोई रील हो, कचरे का दोबारा उपयोग हो सके और खुले में कचरा ना लोग फेंकें, ऐसे कोई रोचक रील अगर आप बना सकते हैं तो आप ज़रूर भागीदार बनिए। इस रील प्रतियोगिता में पहले नंबर का जो इनाम है वो 2 लाख रुपए है। आग्रह ये है कि आप सबको MP-MyGov पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो कैसे रील बनानी है और कहां अपलोड करना है और कितना इनाम मिलेगा, सब कुछ विस्तार से मंत्री जी बता रहे हैं। सोचिए क्या जमाना आ गया है। रील प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में आयोजन करवा रही है सरकार और आपको पैसा भी मिलेगा। अच्छी बात है। जिस चीज का सबसे ज्यादा चलन हो, जिस चीज को मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाए, क्यों ना समय के साथ उसी के साथ हो लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी खबर है ये बता देता हूं। और अब देश मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की खबर बताऊंगा। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों अजय चंद्राकर और राजेश मूणत बजट सत्र में फायर हैं। फायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पुष्पा वाला आप समझ रहे हैं, ये लोग बहुत फायर हैं इस समय। पुराने लोग हैं, विधानसभा में खूब देखे हैं कार्रवाई, मंत्री रहे हैं, जवाब दिए हैं, विपक्ष में रहे हैं, खूब घेरे हैं सरकार को। विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार माहौल है भाई साहब इस समय। विपक्ष के नेता वॉकआउट करके सदन से बाहर चले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व मंत्री सत्ता पक्ष को विपक्ष की कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी विधायक अपनी पार्टी के मंत्रियों को जमकर घेर रहे हैं। जल जीवन मिशन और अमृत मिशन को लेकर सदन में तीखी बहस हो रही है, तीखी बहस हो रही है। चलिए आपको पूरा मामला दिखा देता हूं, क्योंकि राजेश मूणत और अजय चंद्राकर इन दिनों फायर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज तीसरे दिन प्रश्नकाल में बारी बारी से बीजेपी और विपक्ष के विधायकों ने सवाल पूछा, लेकिन जल जीवन मिशन को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री आमने सामने हो गए। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और डिप्टी सीएम अरुण साव के बीच लंबी नोक-झोंक देखने को मिली। अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि 4 महीने पहले जो आंकड़े मांगे गए वो आज तक नहीं मिला। अजय चंद्राकर ने यह भी कहा कि विधानसभा के स्टेटमेंट पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकारी मंत्री जी की नहीं सुन रहे हैं। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को बीच में बोलना पड़ा। क्या कह रहे हैं अजय चंद्राकर, सुनिए जरा। आपको इसकी जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। मैंने मुझे आज तक तो वो जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। अब विधानसभा के स्टेटमेंट में भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार के अधिकारी गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं माननीय मंत्रीगण के कथन को। बहुत विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य महोदय का दिया है। विस्तार से उत्तर परिशिष्ट बहुत छोटा प्रश्न उद्भूत हो रहा है। आप मुझे 4 महीने पहले जानकारी देने वाले थे इसकी। जी आज भी बहुत विस्तृत जानकारी दी है, बहुत विस्तृत जानकारी दी है माननीय मंत्री जी। और मैंने जैसे बताया, मंत्री जी बोलिए आप। मैं छोटा छोटा पूछ रहा हूँ, छोटा छोटा उत्तर दे देते कृपया रहती। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा कर देता हूँ, सब अच्छा है बोल देता हूँ। जो जितनी प्रशंसा आप सुनना मेरे से चाहेंगे मैं बिल्कुल चारण भाड़ जैसे कर दूंगा। अजय चंद्राकर जी अपनी सरकार से काफी नाराज लग रहे हैं। इसके साथ ही विधायक राजेश मूणत और मोतीलाल साहू भी डिप्टी सीएम अरुण साव को घेरते नजर आए। राजेश मूणत ने कहा कि डिप्टी सीएम रायपुर में कोई एक वार्ड का नाम बता दें जिसमें 100% पानी पहुंचा,
तो वहीं मोतीलाल साहू ने कहा कि किस तरह से काम हुआ है कि अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया। क्या कह रहे हैं दोनों विधायक, ये भी सुनिए। और 70 वार्ड में कोई एक वार्ड बता दे खाली जिसमें 100% पानी पहुंच गया हो। माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का एक भी सिंगर हो, मैं रायपुर में 75% ओवरलैपिंग हुई है। ये रायपुर शहर के चारों विधायक यहीं बैठे। आप जो मोहल्ले में कहेंगे, जिस जगह की अगर डीपीआर उसने बनाई है, मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ के साथ यह सदन में बता दूंगा ला करके कि आपके यहाँ ओवरलैपिंग हुई। जिन वार्डों में ये कार्य हुआ है उन वार्डों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। कहीं पे पाइपलाइन तो लग गया है पर पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कैसे डीपीआर बनाया गया और ऐसे कैसे बना करके कार्य पूर्ण कराया गया कि आज भी उपभोक्ता के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। कई वार्डों में आज भी कार्य अधूरा है, खुदा हुआ है, कहीं पाइपलाइन बिछा है तो अधूरी बिछा हुआ है। अजय चंद्राकर और राजेश मूणत के सवालों पर पीएचई मंत्री अरुण साव विस्तार से जवाब देते रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाए। ऐसे में सबसे ज्यादा हैरानी होती है जब विपक्ष मौन रहता है और सत्ता पक्ष के विधायक ही मंत्रियों को घेरते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये सब पहला मौका नहीं जब बीजेपी सरकार के मंत्री अपने ही विधायकों के सवालों से घिरते नजर आए हों। इसके पहले भी कई बार अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल जैसे विधायकों ने मंत्रियों को तीखे सवालों से परेशान किया है। जल जीवन मिशन को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की और संतुष्ट जवाब न मिलने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। वहीं बीजेपी मंत्री और विधायक के आमने सामने होने पर भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा और कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक असंतुष्ट हैं तो समझ जाइए विभाग की स्थिति क्या है। क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, ये भी सुनिए। मंत्री जी की कोई तैयारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं में जो लिखित उत्तर आया है कि वहां नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहां उतना 305 गांव में लगे ही नहीं। अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। 4000 करोड़ का बजट रखा गया लेकिन काम प्रगति पिछले 14-15 महीने में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। सत्ता पक्ष के विधायक यदि असंतुष्ट हैं उनके उत्तर से तो समझ जाइएगा विभाग की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन को लेकर गड़बड़ी की शिकायत कांग्रेस सरकार में भी सामने आती रही, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठता आया। इसी के चलते हर सत्र में यह मामला गरमाता है। बीजेपी विधायक अपने ही मंत्रियों को क्यों घेर रहे हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो चलिए सीधे आपको लेकर चलता हूं मृगेंद्र पांडे के पास। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र भाई, ये तो मतलब क्या कहा जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंदर की कहानी क्या है। भूपेश बघेल भी निशाना साध रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायकों के कंधों में रखकर, कह रहे हैं कि अब देख लीजिए यही असंतुष्ट हैं। ये कहानी कहाँ फंस रही है और क्यों सीनियर विधायक मंत्रियों को घेर रहे हैं, अंदर की कहानी क्या है बताइए जरा। देखिए, पूरा मामला जो जल जीवन मिशन है वो करीब 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा 80-20 के रेशियो में आता है ये। तो 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचे। और उसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप देखिए चुनावी मुद्दा भी रहा है, विधानसभा चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव, पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो ये जो विधायक हैं, क्योंकि अब शहरों में भी बीजेपी की सरकार है, विधायक बीजेपी के हैं, और जल जीवन का क्योंकि नल से पानी देना है और अगले 1 महीने बाद 2 महीने बाद गर्मी तेज होगी, उस लिहाज से सत्ताधारी दल के विधायक आक्रामक हैं। आप ये देखिए कि पिछले 1 साल से विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में सत्ताधारी दल के जो सीनियर विधायक हैं वो हैं, और अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो बात पीएम आवास की हो, चाहे जल जीवन की हो या अन्य मुद्दों की हो, सत्ताधारी दल के ही सीनियर विधायक आक्रामक हैं। और विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास संख्या बल कम है, 35 विधायक हैं, लेकिन गिने चुने 3 से 4 विधायक ही सवाल पूछ रहे हैं, वही आक्रामक हो रहे हैं, वही बात रख रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष एक तरीके से अलग थलग कमज़ोर पड़ा हुआ है और सत्ताधारी दल के लोग, सत्ताधारी के सीनियर विधायक
लगातार मंत्रियों को घेर रहे हैं। इसके पीछे एक तर्क लगातार ये दिया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में मंत्रियों के पद बढ़ाने, मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, उस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि जो सीनियर विधायक हैं वो करते हैं। लेकिन लगातार अगर 1 साल से प्रक्रिया चल रही है तो इसको कुछ बीजेपी का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि सीनियर विधायक मंत्रियों के कामकाज से असंतुष्ट हैं, उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, खुद को हो सकता है वेटेज ना मिल रहा हो मृगेन जी, खुद को थोड़ा सम्मान कम मिल रहा होगा, या तो मंत्री नहीं सुन रहे होंगे या तो अधिकारी नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों पर बीजेपी के तमाम सीनियर विधायक जो गुस्से में हैं, ये इनकी तूती बोलती थी। और आज अगर अधिकारी इनको बरगला रहे हैं जैसा कि अजय चंद्राकर कह रहे हैं, तो ये इनके लिए दुखद है, इसलिए भी फट पड़ रहे होंगे। खैर, अंदर की कहानी ढूंढिएगा, जो आप बता दिए हैं इसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है आपको पता है? अगली खबर है बोर्ड परीक्षा से जुड़ी। खेलो कूदो खुश रहो और परीक्षा में नंबर पाओ। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ खेलो कूदो खुश रहो, खेलो कूदो खुश रहो और परीक्षा में नंबर पाओ, इसका आपसे क्या कनेक्शन है? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि खेलने कूदने से, मुझे ये कहना चाहिए ना कि अगर पढ़िए, खूब पढ़िए, परीक्षा में नंबर पाइए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खेलो कूदो और परीक्षा में नंबर पाओ, अगर आप खेलते कूदते हैं तो आपको बोनस अंक मिलेगा। अच्छा नियम है ना। बच्चों को तो लगेगा अरे बढ़िया है भाई, खेलने कूदने पे नंबर मिल रहा है, मतलब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है और परीक्षा से पहले प्रतिभावान बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। यह खबर 5 लाख बच्चों से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में एक अंक का बहुत महत्व होता है। ऐसे में सीजी बोर्ड ने स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को बोनस अंक देने का फैसला लिया है। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक जैसे अन्य छात्रों को भी बोनस अंक दिए जाएंगे, जिसमें परफॉर्मेंस को आधार बनाकर बोनस अंक मिलेगा। इसके लिए बोर्ड ने जिला शिक्षा अधिकारियों से खिलाड़ियों की सूची भी मांगी। सबसे पहले किस आधार पर अंकों का बंटवारा होगा ये आपको समझा देता हूं। देखिए, सीजी बोर्ड ने प्रतिभावान बच्चों को बोनस अंक देने का फैसला लिया है, जिसमें अलग अलग खेलों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को शामिल किया गया। राज्य स्तर पर खेलने वाले छात्रों को 10 अंक और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले छात्रों को 15 अंक मिलेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले छात्रों को 20 अंक मिलेंगे। इसके जरिए प्रदेश के सभी स्कूलों से 15 मार्च तक बच्चों की सूची मांगी गई है। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस और अन्य चयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी बोनस अंक दिया जाएगा और मार्कशीट पर यह बोनस अंक अलग से दिखाए जाएंगे। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल, सुनिए। ये बोनस अंक, जैसे कोई स्काउट में कोई बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, कोई बच्चा एनसीसी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, या कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है, स्टेट लेवल पे खेल रहा है, नेशनल लेवल पे खेल रहा है, अचीवमेंट ला रहा है, मेडल्स ले रहा है, इन बच्चों को बोनस अंक मिलते हैं। और ये 10 नंबर से 15 नंबर भी हो सकते हैं। और ये जो बोनस अंक मिलते हैं सर, ये बच्चों के डिवीज़न सुधारने में, रिजल्ट सुधारने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। जो भी उसने प्राप्त किया उसके अतिरिक्त ये नंबर जुड़ जाते हैं। ये एक बहुत शानदार और अच्छी पहल है। जब छात्र अपनी मार्कशीट कहीं भी दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी आगे रहें। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल जो बच्चे साल भर अलग अलग खेलों में हिस्सा लेकर देश के अलग अलग कोने में जाते हैं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, जिसके बाद बोनस अंक के जरिए इन बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके अंक प्रतिशत भी अच्छे होंगे। इस पहल को लेकर क्या कह रहे हैं बच्चे, ये भी सुनिए। लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, जैसे कि हम लोग को कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए वो भी हेल्प करता है, स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल जाता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे हमें स्टेट खेलने से 10 मार्क्स मिलता है और नेशनल खेलने में खेल के मेडल लाने से 15 मार्क्स मिलता है।
अगर 10 मार्क्स में मिलता है तो उससे 2% मिलता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और 15 मार्क्स मिलता है तो 2.5% मिलता है। हम कि हमारे परसेंटेज कम आते हैं, उसके कारण वो ऐड होने के कारण वो परसेंटेज बढ़ जाते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। पॉइंट्स मिलने से जो बच्चे जिनका परसेंटेज कम आता है उनके अंदर एक मनोबल बढ़ता है कि हाँ वो और कुछ अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। माँ बाप को भी देख के अच्छा लगता है कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई में भी अच्छे हो रहे हैं। स्पोर्ट्स की तरफ रुचि बढ़ रही है, बच्चों की बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ रही है। जैसे हर साल बहुत सारे बच्चे लोग टारगेट बना कर रखते हैं कि 10th 12th में कि हमारा पोजीशन आए, जिससे नंबर मिले, 10 नंबर 15 नंबर मिले तो। बच्चे बहुत खुश हैं और उत्साहित हैं क्योंकि बच्चों को इस बोनस अंक से बहुत फायदा होने वाला है। सब कुछ बता दिया, बच्चों के काम की खबर थी। और हाँ, खेलना कूदना तो सबको अच्छा लगता है, इसलिए पढ़ाई करना मत भूलिएगा। पढ़ाई करेंगे तभी अच्छे अंक आएंगे। ये तो बोनस अंक है गुरु, थोड़ी मोड़ी से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर एसपी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। खेल कूद से ठीक है, माना कावेरी नेवी चली गई है, लेकिन सबकी किस्मत कावेरी जैसी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब फिल्म छत्तीसगढ़ में छावा टैक्स फ्री हो गई है। फिल्म टैक्स फ्री क्यों होती है? इसलिए कि आपको पैसा कम लगे, इसलिए होती है, या फिर कुछ ऐसा संदेश देना होता है जिससे समाज पर इसका अच्छा असर हो। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझ कर रहे हैं कि प्रदेश के जो दर्शक हैं, प्रदेश के जो फिल्म देखने वाले दर्शक हैं, उनको इस फिल्म से कुछ सीख मिल सकती है। फिल्मों के दीवानों के लिए खुशखबरी आई है। अगर छावा देखने जाने वाले हैं तो पैसा अब कम लगेगा। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था। क्यों कम लगेगा? क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने छावा को टैक्स फ्री कर दिया है, ताकि छावा फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सकें। सीएम साय ने राजीव कुंभ के आयोजन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यह घोषणा की और फिर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए छावा को टैक्स फ्री कर दिया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। टैक्स फ्री करेंगे, सब लोग अच्छे से इसको देख रहे हैं। छावा टैक्स फ्री करेंगे, सब लोग अच्छे से इसको देख रहे हैं। जब किसी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है तो लोग उस फिल्म के बारे में जागरूक होते हैं। साथ ही दूसरे राज्यों में भी फिल्म को लेकर चर्चा बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश और गोवा में भी छावा टैक्स फ्री है। छावा मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी के जीवन पर आधारित है और बॉक्स ऑफिस पर छावा खूब धूम मचा रही है। 2025 में 500 करोड़ की कमाई करने वाली छावा पहली फिल्म बन रही है। दमदार कहानी के साथ विक्की कौशल और अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग के चलते दर्शक फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं। छावा के टैक्स फ्री होने पर क्या कह रही है जनता, जिन्हें फिल्म देखने जाना है या जो देखकर लौट रहे हैं, सुनिए। ये सभी बच्चे जो वनवासी कल्याण समिति के बच्चे हैं, ये सभी मूवी देखने आए थे छावा, जिसे कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टैक्स फ्री किया है। बहुत भावुक भी था, हम लोग सबके आंखों में आंसू आ गए थे लास्ट में। कुल मिला के मूवी बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। क्या सीखने को मिला? देशभक्ति का जोश आया। मैं तो बोल रही भी हूँ देख के। क्या कर रही थी? देख के रोई हूँ मैं तो। अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने जो टैक्स फ्री किया है, मैं चाहूँगा सारे छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को ऐसी मूवी देख करके हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम करें। तो इतिहास कई वर्षों से दबाया गया था, छुपाया गया, किसी के में बताने की हिम्मत नहीं। वो इतिहास बहुत सालों बाद और बहुत विवादों के बाद अभी स्क्रीन में आ रहा है। और सीएम विष्णुदेव साय ने अच्छी पहल की है। इस तरह की फिल्मों से लोगों को प्रेरणा मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। सब कुछ बता दिया, आपके काम की खबर थी। पैसे भी कम लगेंगे, जाइए, छुट्टी है तो मौज कीजिए, फिल्म देखिए। चलिए अगली खबर कौन सी है ये बता देता हूँ। पैसा कहाँ खर्च करते हैं आप? ईमानदारी से बताइएगा कि पैसा आप कमाते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं? सोच में पड़ गए कि नहीं पड़ गए?
सबसे ज़्यादा पैसा आप कहाँ खर्च करते हैं? सैलरी जब आती है तो कोई प्लान बना के रखते हैं ना कि इतना पैसा यहाँ खर्च करूँगा, इतना पैसा यहाँ खर्च करूँगा। आज बता देता हूँ आपको कि आप सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं। जब आपके पास पैसा आता है तो आप पैसा कहाँ खर्च करते हैं, आज मैं बता देता हूँ आपको। सैलरी आने से पहले कहाँ कहाँ और किसको किसको पैसा देना है, इसकी लिस्ट बन जाती है। खर्चा इतना ज़्यादा है कि पैसे कहाँ खर्च हो जा रहे हैं समझ ही नहीं आता। महीने के अंत में जब हिसाब किताब करते हैं तो लोड और बढ़ जाता है, क्योंकि सही से हिसाब ही नहीं मिलता। इससे आप बहुत परेशान होते हो। इसलिए आज ऐसा रिसर्च दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले ये रिसर्च किसने किया है आप ये जान लीजिए। फाइनेंस कंपनी परफ्यूज और PwC इंडिया ने साल 2023 में भारतीय शहरों में रहने वाले और कमाई करने वाले लोगों पर रिसर्च की और हर महीने 20,000 रुपये तक या 20,000 से 40,000 रुपये तक कमाने वालों को लेकर रिपोर्ट तैयार की। खर्च को लेकर क्या कहती है ये रिसर्च, चलिए आपको स्क्रीन के जरिए समझा देता हूं। देखिए रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, जिसमें अनिवार्य खर्च में कमाई का 39% हिस्सा चला जाता है, यानी जो जरूरी खर्च है जिसे करना ही है। मोबाइल रिचार्ज कराना ही है, तेल मसाला लाना ही है, बच्चे को फीस देना ही है। अनिवार्य खर्च वो खर्च होता है जो सैलरी आने के बाद तुरंत किया जाता है। वहीं आवश्यक खर्च में लोगों की कमाई का 32% हिस्सा चला जाता है। आवश्यक खर्च मतलब जरूरी तो है, लेकिन अगले महीने भी पैसे खर्च करेंगे तो काम चल जाएगा। इसके अलावा शहरी स्तरों पर कमाने वाले लोग अपनी आय का 33% से ज्यादा EMI के भुगतान में खर्च कर रहे हैं। ये EMI का संकट बहुत गजब है गुरु, बहुत गजब है, देना ही है। और सुनिए 10,000 EMI दे रहे हैं तो पता चले 7,000 ब्याज में कटा जा रहा है, 3,000 ही कैपिटल अमाउंट में कट रहा है। ये और दुखद है, यानी कि लोगों का सबसे ज्यादा पैसा कर्ज चुकाने में जा रहा है। वहीं भारतीय लोगों ने अपने कर्ज का 29% विवेकाधीन खर्च के लिए प्रयोग किया है। विवेकाधीन खर्च वो खर्च हैं जो जरूरतों की बजाय शौक या चाहतों के लिए खर्च किया गया है, जैसे कि बाहर खाना, ऑनलाइन गेमिंग और घूमना फिरना। ये बड़े काम की खबर है गुरु। मतलब लोग, एक खबर ये भी बताई गई इसमें रिसर्च में कि उधार पटाने में, कर्ज पटाने में, हमसे जो कर्ज लिया है वो वापस ही नहीं कर रहा है सालों से। हम बांटे जा रहे हैं, मतलब जितनी हमारी हैसियत है अपने दोस्त यार मित्रों को दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं आज देगा, कल देगा, परसों देगा। जो लिए हो सुन लो, अगली बार अगर रिसर्च लेकर आया और पैसा नहीं दोगे तो नाम भी ले लूंगा कि फला फला आदमी है जो हमारा इतना पैसा लिया वापस नहीं कर रहा है। याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि ऑनलाइन गेमिंग का खर्च बाहर खाने और ऑर्डर करने की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने 20,000 रुपए तक कमाने वाले 22% लोग ऑनलाइन गेमिंग में खर्च करते हैं, जबकि हर महीने 20,000 रुपए से 40,000 रुपए के बीच कमाने वाले 18% लोग ऑनलाइन गेमिंग में खर्च करते हैं। वहीं अगर लाइफ स्टाइल से जुड़े खर्च पर बात करें तो 62% से ज्यादा विवेकाधीन खर्च लोग लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीजों पर कर रहे हैं। इसमें तो थोड़ा ठीक है, टिप टॉप दिख के रहना भी चाहिए, जिसमें फैशन और निजी देखभाल संबंधी चीजों की खरीदारी शामिल है। ये बात भी सही है, कितनी भी अच्छी शर्ट खरीद लो, मन करता है जब आप शोरूम चले जाते हैं ये वाली देख लो यार। वैसे बता दूं आजकल फैशन और लुक का ट्रेंड ज़्यादा है, इसीलिए इस पर खर्च करने से लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ लोग हमारे सहयोगी हैं जो ज़्यादा कर दे रहे हैं, महीने में 10-20 बार कर दे रहे हैं। इतना नहीं करना है, जितना पैसा मिल रहा है उतना ही करना है। अगर यात्रा पर किए जा रहे खर्च की बात करें तो शुरुआती स्तर पर कमाने वाले व्यक्ति ने हर महीने 776 रुपये यात्रा पर खर्च किए हैं, जबकि एक उच्च आय वाले व्यक्ति ने 3,066 रुपये यात्रा पर खर्च किए। हालांकि इसमें क्रेडिट कार्ड से हुए भुगतान को शामिल नहीं किया गया है, जिसे कई लोग फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए पसंद करते हैं। इसके अलावा मेडिकल पर हो रहे खर्च की बात करें
तो टियर 1 शहर में रहने वाला व्यक्ति मेडिकल पर हर महीने लगभग 2,450 रुपये खर्च करता है। करना चाहिए, स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। जबकि मेट्रो में रहने वाले व्यक्ति का सबसे कम 2,048 रुपये महीना खर्च करता है। ये रहा पूरा रिसर्च जो हमने आपको समझा दिया। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं गुरु, ये हमको पता चल रहा है। अपनी कमाई का सही जगह इस्तेमाल करिए और फिजूल खर्ची और दिखावे से बचिए। ठीक है, समय हो गया है 8:48 और 8:48 में अब मुझे लगता है ज्ञान की बात के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। ज्ञान की बात क्या है आज? मेहनत करने से गरीबी दूर हो जाती है, दान करने से पाप खत्म होते हैं, मौन रहने से कलह नहीं होती है। इसको थोड़ा सा मैं 1-2 लाइन अपना ज्ञान दे देता हूं, आप समझ रहे हैं? अब देखिए, सही बात है कि नहीं है? मेहनत करने से गरीबी दूर हो जाती है, दान करने से पाप खत्म होते हैं। और मान लीजिए 2 लोगों के बीच झगड़ा है, ईमानदारी से पति पत्नी को ही देख लीजिए, दोस्त यार मित्र की ही बात सुन लीजिए। अगर 2 लोगों के बीच झगड़ा है और एक आदमी ने तय कर लिया कि बच्चे भी तो देख रहे हैं, पड़ोसी भी तो सुन रहा है, ऑफिस वाले भी तो देख रहे हैं, चलो यार मैं ही शांत हो जाता हूं, तुरंत कलह खत्म होती है कि नहीं होती है? इसलिए आज से ये अपने जीवन में लागू कर लीजिए कि जब जब झगड़ा हो तो एक व्यक्ति खुद को मान लीजिए और ये मान लीजिए कि भाई साहब चुप रहकर देखता हूं, है ना काम की बात। ज्ञान की बात इसी तरह से आपको बताता रहूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। और हां, सोशल मीडिया बहुत दिन से आपको नहीं बताया हूं। सोशल मीडिया का नंबर डालिए भाई, ये देखिए सोशल मीडिया। पहले आप एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इस पर जाइए और विस्तार न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए। लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर ये खबर देख रहे हैं जो मैं आपको टीवी पर बता रहा हूँ, इन प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप खबर भेजिए और हमको बता सकते हैं या अपनी समस्या बता सकते हैं, तो इस नंबर पर 8282824982 जितनी खबरें आई हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा कि आपने कितनी खबरें भेजी हैं और कितनी खबर का असर हुआ। इसलिए कह रहा हूं, इस नंबर पर अपनी समस्या भेजना बंद मत कीजिए। मैंने कहा है ना कि हम आपके अपने चैनल हैं, आपको कोई परेशानी होगी तो हम भी परेशान होंगे।